दो चीज़ें हैं, मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत से पहले लेक्चर से ही दोनों के बीच में फ़र्क समझा है। दो चीज़ें, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों कब बनता है, कैसे बनता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है अपने पास तो उसके सराउंडिंग में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। वो बननी है, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर एक कंडक्टर से करंट बह रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में बनने वाली है, करेक्ट है। और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में कब आता है, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप क्या करोगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में। और वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कहीं से भी आ सकती है, मैग्नेट से भी आ सकती है, या फिर कोई दूसरा वायर रहेगा उसमें से करंट बह रहा होगा तो उसकी भी तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना। तो आपने इस करंट कैरिंग वायर को उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। इन शॉर्ट, जब एक करंट कैरिंग वायर किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उस वायर के ऊपर क्या एक्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले लेक्चर से हम लोग इन दोनों को लेकर के पढ़ रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फोर्स। अब मुद्दा ये था कि दोनों का अपने को मैग्नीट्यूड भी निकालना है, दोनों का अपने को डायरेक्शन भी निकालना है। तो हमने डायरेक्शन पहले ही देख लिया था, है ना, याद है आपको। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, लाइक एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है उसमें से करंट बह रहा है, उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे अज्यूम करो, ऐसे इमेजिन करो कि आपने उसको ऐसे पकड़ा है कि आपका जो अंगूठा है करंट के डायरेक्शन में, तो आपकी जो फिंगर्स है उसकी जो कर्लिंग का डायरेक्शन रहेगा, वो जैसे कर्ल हो रही होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, करेक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक रूल है अपने पास ये वाला, याद है, जिसमें आपका जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, मिडल फिंगर करंट दिखाएगा और अंगूठा क्या दिखाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और अगर ये यूज करने नहीं जानता है तो हमने एक और रूल देखे थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग्स नहीं, लेफ्ट हैंड पाम रूल। पाम रूल में क्या था कि ये जो थंब है वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जो फिंगर्स है ये करंट के डायरेक्शन। तो जो पाम का डायरेक्शन रहेगा, पाम का हथेली का जो डायरेक्शन रहेगा, एक इसका डायरेक्शन होता है फोर्स का। तो दोनों का ही डायरेक्शन निकालने के लिए वी हैव गॉट टू लॉज। मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फोर्स के लिए इधर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड पाम रूल। मसला था दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का। तो हमने शुरुआत की थी मैग्नेटिक फोर्स से, चैप्टर के शुरू में जो पहली डेरिवेशन थी मैग्नेटिक फोर्स। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आप सबको मालूम है, Fm = Q × V × B। लेकिन वो फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं है, आप चार्ज की वेलोसिटी नहीं निकालते बैठोगे। चार्ज कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं कि उसके पीछे पीछे घूम के उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमने उसको मॉडिफाई किया था। सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर के लिए, याद है, एक स्ट्रेट वायर है, आई करंट उसमें से बह रहा है, उसको आपने बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वायर का लेंथ है L और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है थीटा। तो उस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन निकालने के लिए यू हैव गॉट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड पाम रूल, बट द मैग्नीट्यूड विल बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला ILB sin थीटा। डिराइव किए थे, याद है। मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, ILB sin थीटा, ठीक है। उसके बाद एक आर्बिट्रली शेप वायर लिए थे और फिर एक क्लोज लूप लिए थे, दोनों उसी से ही आ गया था ना, कुछ नया नहीं था उसमें, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स निकालने के बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट सेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यू हैव गॉट टू लॉज, बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलते हैं, आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है किसी भी XYZ शेप का, आर्बिट्रली शेप का, तो उससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डायरेक्ट पूरा नहीं निकालते हम लोग, पहले वायर का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर करते हैं DL, उसके वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं DB। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ DB की वैल्यू क्या रहती है, μ0/4π IDL sin θ/r²। याद है, IDL sin θ/r²। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो μ0/4π IDL क्रॉस r/r³। याद है, IDL क्रॉस r/r³, दोनों फॉर्म में मैंने आपको लिखा है। फिर जब ये छोटी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको इंटीग्रेट करने का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। इसको यूज करके हमने एक डेरिवेशन भी की, याद है, कि एक स्ट्रेट वायर है, सीधा सीधा वायर है, स्ट्रेट वायर, उसमें से करंट बह रहा है और उससे कैपिटल R डिस्टेंस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, कैपिटल R डिस्टेंस पे। तो लास्ट में क्या फॉर्मूला आता है, B = μ0I/2πr। याद है, μ0I/2πr। μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू होती है 4.2 × 10⁻⁷, I करंट, 2 और पाई कांस्टेंट है, R वायर से पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। यहाँ तक का लास्ट टाइम के पूरा चैप्टर एक रिकैप दे दिया मैंने आपको, अभी तक जितना हुआ। अब उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर दो वायर है, दोनों में से करंट बह रहा है और दोनों एक दूसरे के करीब रखे हुए, या तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या तो रिपेल करने की कोशिश करेंगे। कब अट्रैक्ट करते कब रिपेल करते वो भी मैंने आपको बताया था, क्यों अट्रैक्ट करते क्यों रिपेल करते वो भी मैंने आपको सिखाया। लेकिन जब भी मैंने मिटा दिया था डायग्राम, बोला अभी मत बनाओ चलेगा, आगे इसको हम लोग करने वाले। तो आज फिर से एक बार रिकैप करना है अपने को। दो वायर लिया मैंने, इन दोनों वायर में पहले तो दोनों वायर पैरेलल होना चाहिए हर केस में, इसमें भी और इसमें भी, बस करंट का फर्क रहेगा। इस वाले केस में दोनों वायर से करंट कैसा बह रहे थे, सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो ऐसे करंट को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल करंट, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। और इन दोनों वायर में भी, ये दोनों वायर भी पैरेलल है पर करंट कैसा बह रहा है, अपोजिट, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऐसे करंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। अब इसमें ही एक केस में अट्रैक्शन होने वाला है और एक केस में रिपल्शन हो, वो अपने को देखना पड़ेगा कहाँ अट्रैक्शन हो रहा है कहाँ रिपल्शन हो रहा है। अब भी समझाता हूँ, अब क्यों हो रहा है वो भी समझो, और फिर डिराइव क्या करना है अपने को। अब भाई चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, फोर्स के जरिए हो रहा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसका आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। दो पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, समझा। पहले देखते हैं अट्रैक्ट कब करेगा रिपेल कब करेगा, ठीक है। तो सब बोर्ड पर देखो, ये दोनों वायर है, इसमें से भी करंट बह रहा है इसमें से भी करंट बह रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला वायर अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये वाला वायर भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो दोनों वायर अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो वायर है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना, और ये वाला जो वायर है वो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, सही है। तो दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं किस डायरेक्शन में बनेगी। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वायर 1, तो सब ध्यान से देखना, ये वायर 1 है आपका, करंट इसमें ऊपर जा रहा है। अब मेरे को पता करना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। मैंने इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ा, थंब कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट कैसा जा रहा है ऊपर, तो देख मेरा अंगूठा ऐसा ऊपर जा रहा है, तो फिंगर्स को नोटिस करो, फिंगर्स कैसे आ रही है, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना। तो पूरा ना दिखाते बस मैं एक डॉट या क्रॉस यूज करता हूँ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, यहाँ से अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं किसकी है, वायर 1, तो मैं इसको लिखूंगा B1, क्या लिखूंगा बोल, B1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। तो सर वायर 1 पे तो उस पे दिखाओ ना, 2 पे क्यों दिखा रहे, कॉमन सेंस है, वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में बनेगी, उस पर नहीं बनेगी, और उसके सराउंडिंग में वायर 2 रखा हुआ है तो उस पे दिखाया मैंने, समझा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड किसकी बनेगी बोल, वायर 2 की, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, वायर 1। तो चलो इसका भी डायरेक्शन निकाल, राइट हैंड में पकड़ा, थंब ऊपर जा रहा है, फिंगर्स को देखो, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, तो यहाँ से बाहर मतलब डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, वायर 1 की है, किसकी है, वायर 2 की, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, B2। तो देखो वायर 2 इज प्लेस इन B1, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, करेक्ट है, एंड वायर 1 इज प्लेस इन B2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। तो दोनों ही वायर किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए और दोनों ही वायर करंट कैरी कर रहे हैं, तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। दोनों ही वायर में से करंट बह रहा है, दोनों ही वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए, तो दोनों ही वायर क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स F, ठीक है ना। नाउ लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। कैसे निकालते डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड पाम रूल, पहले इसके ऊपर करते फिर इसके ऊपर करते, थंब किसकी डायरेक्शन में बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के, फिंगर्स करंट, तो पाम किसका डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स का। तो इसमें देख मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही बेटा, बाहर, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आपकी तरफ, करंट कैसा जा रहा है ऊपर, तो ऊपर मतलब फिंगर्स ऊपर, पाम देख रहे हो, पाम ये साइड जा रहा है, ये साइड, तो फोर्स कैसा एक्ट करेगा इसमें, दिस इज हाउ द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस वायर। कौन से वायर पर लग रहा है ये फोर्स, वायर 1 पर, तो मैं इसको लिखूंगा F1, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, B2 मतलब वायर 2 की, तो इसको लिखूंगा F12, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, समझा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना। नाउ लेट अस फाइंड आउट ऑन दिस वायर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही बेटा, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देख अंगूठा देख अंदर जा रहा है, करंट कैसा है, करंट कैसा है ऊपर, तो फिंगर्स ऊपर दिख रहा है, पाम देख रहे हो मेरी तरफ आ रहा है ना, ऐसा पाम ऐसा, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा रहेगा, देख दिस इज हाउ मैग्नेटिक फोर्स विल बी,
क्या लिखेंगे इसको बोल, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 F2 है। जस्ट ट्राई टू नोटिस बोथ द फोर्सेस। क्या ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब जो पैरेलल करंट होता है ये एक दूसरे को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट। तो अगर दो पैरेलल वायर है, दोनों में से करंट बह रहा है सेम डायरेक्शन में, कैसे डायरेक्शन में, सेम, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहां से आया समझा, कहां से आया समझा। अब देखते हैं एंटी पैरेलल। तो जाहिर सी बात है अगर पैरेलल में अट्रैक्शन हो रहा है तो एंटी पैरेलल में रिपल्शन होगा, बट स्टिल लेट अस फाइंड इट आउट रिपल्शन हो भी रहा है या नहीं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वायर 1। कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। मैंने वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ा, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर, तो थंब ऊपर जा रहा है, फिंगर से यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, यहाँ से कैसा रे, अंदर, तो क्या दिखाओगे, क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, वायर 2 की है क्या, किसकी है, 1 की, तो क्या लिखेंगे इसको, B1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। अब B2 का निकालते, तो B2 में करंट कैसा आ रहा है, नीचे, तो इसको राइट हैंड में पकड़ेंगे और थंब किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, थंब नीचे। अगर ध्यान से देख, यहाँ पे फिंगर्स अंदर जा रही है और यहाँ से फिंगर्स बाहर आ, तो यहाँ पे फिंगर अंदर जा रही है ना बेटा, अंदर मतलब यहाँ भी क्या आएगा, क्रॉस। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वायर 2 की, तो दिस इज B2। अब दोनों ही वायर में से करंट बह रहा है, दोनों ही वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए, तो जब भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं उनके ऊपर क्या एक्ट करता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड पाम रूल। पहले वायर 1 की बारी, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, करंट किधर, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब अंदर ऐसा, करंट किधर, ऊपर, पाम देख रहे हो इस साइड मेरी तरफ आ रहा है, तो इस पे फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, देख ऐसा एक्ट कर रहा है। नाम क्या लिखेंगे इसका, बोल, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, करेक्ट है, F12। वेरी मच क्लियर। अभी वायर 2 की बारी, वायर 2 में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट किधर, नीचे, देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, पाम किधर जा रहा है, देख वो साइड जा रहा है, तो पाम वो साइड जा रहा है। ये देख लिया फोर्स, किसके ऊपर का फोर्स है, वायर 2 पे, किसकी वजह से, वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब इन दोनों फोर्स को देखो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, रिपेल कर रहे, तो एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। समझा अच्छे से। तो फिर से एक बार, दो वायर है पैरेलल रखे हुए, दोनों में से सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दो वायर है पैरेलल रखे हुए, दोनों में से अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो दे विल रिपेल ईच अदर। समझ में आया अच्छे से। अब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है या ये जो रिपल्शन का फोर्स है, इसका फॉर्मूला निकालना, दोनों का फॉर्मूला सेम ही आता है, चाहे अट्रैक्शन के लिए करो चाहे रिपल्शन के लिए करो। इसलिए हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे तो क्या मान के कर रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। कौन सा डायग्राम बनोगे, अलग ही अलग, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला अट्रैक्शन का ले लो। अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, फाइंड आउट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू लॉन्ग एंटी पैरेलल वायर्स, ये एंटी पैरेलल करंट, तब कौन सा डायग्राम आएगा, ये वाला। डेरिवेशन सेम होगा, खाली डायग्राम चेंज हो जाएगा, समझा। इसलिए मैंने पहले आपको दोनों डायग्राम ही अच्छे से समझा दिए, सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, बोल, नहीं, ये डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये लिखा कहाँ है, तो ये डेरिवेशन की एकदम लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, डेरिवेशन की एकदम आखिरी लाइन देखो, पेज नंबर 241, वो पिंक कलर के बॉक्स के ऊपर वाली लाइन पढ़ो। वी कैन समराइज, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, क्या समराइज कर सकते हैं, दीज रिजल्ट एज पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपल्स। जो पैरेलल करंट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो एंटी पैरेलल करंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपल। तो जो बात उसने एकदम लास्ट में बताया वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, एकदम अच्छे से समझा। नाउ लेट अस डू दी डेरिवेशन। अब डेरिवेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कौन से केस का डेरिवेशन करें, बोल, अट्रैक्शन। तो डायग्राम में कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला। तो दो वायर लेना पड़ेगा मेरे को, ये मेरा कौन सा वायर है, वायर 1, ये कौन सा वायर है, वायर 2। दोनों में से करंट कैसा बहना चाहिए, सेम। तो ये इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, दोनों सेम जा रहा है। अगर आप दोनों में नीचे ले लोगे तो भी चलेगा, खाली ये डायरेक्शन थोड़े से चेंज हो जाएगा, क्रॉस और डॉट का फर्क आएगा, बाकी फोर्स तभी भी अट्रैक्शन का ही आएगा, वो आपके ऊपर आप कैसा करने से। तो ये I1 करंट इसमें से जा रहा है, ये I2 करंट इसमें से जा रहा है। अभी देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी कि यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगी क्रॉस, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी कि यहाँ पे बाहर की तरफ आएगी, मतलब डॉट।
फोर्स भी देखिए किस पे कैसा लग रहा है, इस पे कैसा फोर्स लगेगा बोल, ऐसा है ना, F12, और इस पे ऐसा F21, सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड भले से आप वायर 2 पे दिखा रहे हो, पर ये है किसकी, वायर 1 की, और ये वाली वायर 2 की। बस एक चीज इधर और ऐड कर रहा हूं मैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है d, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, d, करेक्ट है। तो कंसीडर टू लॉन्ग parallel wires, consider two long parallel wires carrying current, कौन है रे, I1 and I2 in same direction। तो दो लॉन्ग पैरेलल वायर है, दोनों में से I1 I2 करंट जा रहा है, कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देयरफॉर B1, व्हाट इज B1 बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, किसके से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, वायर 1 की वजह से, ठीक है ना। व्हाट इज B2, टेल मी, B2 क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, B2 क्या बोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, ठीक है ना। F12 किसको लिया हमने, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 1, पहले वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पहले वायर पे लगने वाला फोर्स, ये क्या लिया हमने F12, और दूसरा कौन सा फोर्स है बोल, F21, क्या लिखोगे इसको बोलो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, समझा एकदम अच्छे से। तो B1 B2 क्या है, F12 F21 क्या है, वो भी हमने बता दी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आफ्टर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या और क्या लिख सकते हैं सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, और क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड पाम रूल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी कैन सी both the wires attract each other, दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसा कि फिगर में हमने दिखा रखा है। अब इस फोर्सेस को निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F12, और यहाँ पर निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F21, दोनों का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ F12, मैग्नीट्यूड ऑफ F21, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू साइड बाय साइड निकालते हैं बेटा। ये एक स्ट्रेट वायर है ना, कैसा वायर है देख, स्ट्रेट वायर, और उसमें से करंट बह रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो व्हेनेवर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला अपने पास ILB sin थीटा है ना। स्ट्रेट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, ILB sin थीटा, पहले डेरिवेशन चैप्टर का यही है कि नहीं। तो दोनों की जगह पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, F12 रहेगा ILB sin थीटा, बस I कौन सा B कौन सा वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन से वायर की बात चली, F12 मतलब ये वाला फोर्स, इस वायर से करंट कितना बह रहा देख, I1, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है कौन है वो, B2। तो देखो जिसने डायग्राम बराबर बनाया वो उधर कभी गलती करेगा, ठीक है ना। F21 क्या है, देख F21 क्या है, ILB sin थीटा। अब F21 मतलब ये वाला फोर्स ना जो ये वायर पे लग रहा है,
तो इस वायर में से करंट कौन सा बह रहा है, I2, और ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, B1। एकदम अच्छे से समझा। अब दोनों केस में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन देखो। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, बाहर, तो दोनों का डायरेक्शन कितना है, 90। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है, 90। तो दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे को कैसे बेटा, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना रहेगा बोल, 90 डिग्री रहेगा। हम लोग लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर साइन थीटा कितना रहेगा बोल, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है बेटा, 1। तो F12 क्या बन गया बोल, I1 L B2। सेम इधर भी आएगा, तो F21 क्या बन गया बोल, I2 L B1। अस्सलाम। इक्वेशन नंबर 1, या फिर रहने दो, इक्वेशन मतलब ये B1 B2 निकालते रहे। लेट्स फाइंड आउट B1 B2। तो लास्ट लेक्चर का डेरिवेशन याद करो, बायो सावर्ट लॉ जब पढ़े थे। एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से I करंट जा रहा है, और इससे R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्या होती है, उसकी वैल्यू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। इसमें म्यू नॉट बाय 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ो। व्हाट इज दिस I, ये I क्या है, इस वायर से बहने वाला करंट, एंड व्हाट इज दिस R, डिस्टेंस। सही। तो भाई जब यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे B1, तो ये किसकी वजह से बन रही है, वायर 1 की वजह से। तो एक स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट जा रहा है, D डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सेम फॉर्मूला यूज होगा ना। अब B2 के केस में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो B1 की वैल्यू क्या रहेगी, देखो पहले B1 निकालते हैं। B1 की वैल्यू क्या रहेगी बोलो, क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। अब इधर I क्या रहेगा, R क्या रहेगा, वो देख, B1 निकालो, क्या निकाल रहे हो, B1 बोले तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बनी किसके से, ये वाले वायर के से ना। तो ये वाला डायग्राम इधर इमेजिन करो, खाली R की जगह पर क्या गया बोल, D, और करंट की जगह पर क्या है, I1। तो B1 की वैल्यू क्या रहेगी बोल, म्यू नॉट I1 बाय D। तो समझा रे, ये है ना वायर, इसकी वजह से फील्ड बन रही है ना D डिस्टेंस पर। तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई फॉर्मूला होता है। I कौन सा, इसमें से बहने वाला करंट ना, कौन सा करंट है वो, I1, और R कितना बेटा, D। तो ये B1 की वैल्यू होगी। अब B2 कितना रहेगा बोल, B2 कितना रहेगा, ध्यान से देख, B2 कितना रहेगा, वेयर इज B2 देख, ये B2 है, ये कौन से वायर की वजह से बनी है, इसकी वजह से। तो सेम डायग्राम आप इधर इमेजिन करो, डिस्टेंस है D और करंट कौन सा जा रहा है, I2। तो क्या रहेगा बोल, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई D। तो ये B1 और B2 की वैल्यू आ गई, दोनों को पुट करते इस इक्वेशन में। और पुट करने के बाद क्या होगा वो जरा ध्यान से देखना। कंसिडर 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय D, वो लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। चलो इधर देखो, अभी देखो जब तक हमने B1 B2 नहीं निकाला है, तो F12 और F21 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू I1 L B2, इसकी वैल्यू I2 L B1, तो अलग अलग दिख रही है ना। लेकिन जब B1 B2 निकाल लिया हमने, इसको पुट करते हैं इसमें, तब देखते हैं फोर्स का वैल्यू क्या आता है। F12 क्या रहेगा, देख F12 I1 L B2 की यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई D, करेक्ट है। और F21 क्या बनेगा, देख F21 विल बी I2 L B1 की यहाँ पर क्या है, देख म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई D। सही है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, F12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट को शुरू में ले ले, कांस्टेंट है, 2 पाई को भी शुरू में ले ले, कांस्टेंट है, बचा क्या, देख I1 I2 L अपॉन D, I1 I2 L अपॉन D। सही, वहां पे आओ। F21 क्या आ रहा है, देख म्यू नॉट कांस्टेंट है, शुरू में ले ले, 2 पाई कांस्टेंट है, शुरू में ले ले, I1 I2 L अपॉन D, I1 I2 L अपॉन D। अब बताओ क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग है, नहीं, सेम, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस F12 एंड F21 इज सेम, ठीक है ना। दैट इज F12 की वैल्यू बराबर है किसके, F21। तो इसको अलग अलग F12 F21 लिखने से अच्छा अब मैं क्या लिख दूंगा, F। तो ये दोनों का वैल्यू क्या बेटा, सेम। हाँ, अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे, यानी मैं वेक्टर फॉर्म में अगर देखूंगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो इक्वल तो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल तो आ जाएगा, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, एक राइट साइड पे जा रहा था, दूसरा लेफ्ट साइड पे जा रहा है।
तो जब अपोजिट साइड में डायरेक्शन जाते तो नेगेटिव। तो वेक्टर फॉर्म में ये रहेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये रहेगा। तो हमने F1 टू F21 का मैग्नीट्यूड देख लिया, सेम ही है, तो अलग अलग लिखने से अच्छा हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, F। तो क्या आएगा देख, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स इज, क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है किससे दिखा रहे हैं हम लोग, उसको किससे दिखा रहे हैं बोल, F से। तो क्या आएगा F का वैल्यू, यही दोनों ना, दोनों तो सेम ही है, क्या आएगा बोल, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 L बाय D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में अच्छे से। अच्छा, अट्रैक्शन की रिपल्शन बोलता तो, अट्रैक्शन की रिपल्शन बोलता तो सब कुछ सेम चलता, सब कुछ सेम, खाली ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता और ये F1 F2 और F21 का डायरेक्शन बदलता बस। मतलब ये डायग्राम खाली चेंज होके ये वाला है, बाकी पूरा डेरिवेशन कैसा रहता है, सेम। डेरिवेशन में जरा भी फर्क नहीं करता। तो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन बोले, कर लेंगे डेरिवेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, कभी कभी फोर्स देने की बजाय ना फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। क्या बोलता है बोल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स मतलब F, पर यूनिट मतलब अपॉन, लेंथ मतलब L। तो ये किसकी बात चली, F अपॉन L, F अपॉन L, एकदम सिंपल। ये F को इधर ऐसे रहने दे, ये L देख मैं शुरू से अलग ही लिख रहा हूँ ना, ये L इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड। तो F बाय L का क्या फॉर्मूला है बोल, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय D। एकदम अच्छे से समझा बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर पूछी तो 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। डेरिवेशन समझिए अच्छे से, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखते हैं। किसका डेफिनेशन, 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन लिखते हैं। तो इधर ध्यान से देखना, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन लिखते हैं। कैसे, मेरे पास 2 वायर, दोनों में से सेम करंट बह रहा है I1 I2 और दोनों का वैल्यू सेम है 1 एम्पियर। कितना है बोल, कितना है बोल बेटा, 1 एम्पियर, और दोनों सेम डायरेक्शन में बह रहा है। दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है 1 मीटर डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस से, 1 मीटर डिस्टेंस है। दोनों वैक्यूम में रखे हुए, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। क्यों ले रहा हूं फ्री स्पेस, क्योंकि ये जो म्यू नॉट होता है किसकी वैल्यू होती है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो देखो जरा इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा बोल, F बाय L का फॉर्मूला देखिए अभी, क्या है F बाय L का फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 2 पाई बोलो I1 I2 बाय D। वैल्यूज पुट कर, म्यू नॉट कितना होता है बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 2 पाई। I1 I2 कितना है रे, 1, और D भी कितना है, 1। ये पाई से पाई, 2 से 4, तो क्या आ रहा है F बाय L, क्या आ रहा है F बाय L बोल, 2 इंटू 10⁻⁷ यूनिट क्या रहेगा इसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर। तो जरा ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हिंदी में देखते फिर इंग्लिश में देखते। 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर separated by distance of 1 meter placed inside the vacuum having current flowing in the same direction. If they produce force of attraction, force per unit length as 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, then the current flowing through the wire is 1 ampere। सही है। अगर 2 वायर है, दोनों वायर के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों को उठा के मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है, दोनों में से सेम डायरेक्शन का करंट जा रहा है, और मैंने देखा कि दोनों के बीच का जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है बोल, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है बोल, 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो अगर इतना फोर्स आ रहा है मतलब उन दोनों में से बहने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये डेफिनेशन कहाँ दिया, इसको अंडरलाइन करेंगे सब लोग, सब देखो बेटा पेज नंबर 241 नीचे पिंक बॉक्स में देख, द एम्पियर करके दिया है ना, 1 2 3, तीसरी वाली लाइन देख, 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ have a separation of 1 meter and are placed in vacuum. The constant current through these wire producing a force on each other of magnitude 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of their length is 1 ampere। मिल गया। तो that is the definition of 1 ampere। उसको आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में शेप कर दोगे तो भी चलेगा, नो इशू। तो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, ठीक है, दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 मीटर। ये बातें जो आपको आंसर में मेंशन करना है, दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे लॉन्ग वायर है, पैरेलल वायर है,
ठीक है ना। और कहाँ पर रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो उन दोनों वायर में से सेम डायरेक्शन में जो करंट जा रहा होगा वो कितना रहेगा, 1 एम्पियर होगा। समझा अच्छे से। तो यहाँ पर हो गया अपना डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, अंडरलाइन कर लिए। तो इसके बाद चाहिए तो आप लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद चाहिए तो लिख लेना, मैंने अंडरलाइन करा दिया है, दिया हुआ है इसीलिए मैं अलग से लिखा के नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो चाहिए तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लेना, ओके, इधर डेफिनेशन लिख लेना। अभी एक्सरसाइज में आओ, इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल स्टिक करने बोला था बेटा आपको, है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया, 8 नहीं हुआ है ना। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लो थ्रू द 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 देखे बेटा सब लोग। चलो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टिक कर लो उसको, हो गया ना, टिक कर लो, करने जा रहे मतलब टिक कर लो। अभी देखो क्या दिया, देख, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू द 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, मतलब यही वाला केस है। और दोनों में से जो करंट बह रहा है वो कैसा बह रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब पढ़ते ही मेरे को एक बात समझ में आ रही है, पढ़ते ही मेरे को एक बात समझ में आ रही, दोनों में से जो करंट बह रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, यानी I1 और I2 क्या है बेटा, सेम। तो टू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं I1 I2 सेम है तो उसके यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बोल सिर्फ I लिख दूंगा, चलेगा ना। I1 I2 सेम है तो उसके यहाँ पर क्या लिख दूंगा, I। आगे देख, 2 long parallel wires having separation of 1.35 सेंटीमीटर। सेपरेशन मतलब क्या दिया है, D दिया है, कितना दिया है, D 1.35 सेंटीमीटर। बेटा सेंटी हटेगा तो 10⁻² मीटर। आगे देख, if the force per unit length on each of the wire, force per unit length मतलब क्या दिया है, F/L। कितना दिया, देख, फोर्स पर यूनिट लेंथ 4.76 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। 4.76 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। आगे देख क्या बोला उसने, व्हाट मस्ट बी आई, ये जो आई है ना, आई, इसी का वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बताओ F/L का फॉर्मूला आप भी निकाले ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर F/L, μ0/4 पाई, देखना μ0/4 सॉरी 2 पाई, आई एम सॉरी, μ0/2 पाई I1 I2/D, सबका वैल्यू पुट कर दो। F/L कितना दिया है देख, 4.76 × 10⁻²। μ0 कितना होता है रे, 4 पाई × 10⁻⁷, और यहाँ पर 2 पाई। I1 I2 दोनों ही कितना है, I, तो इधर भी I आ जाएगा, इधर भी I आ जाएगा, डिवाइडेड बाय D कितना बेटा, D कितना है बोल, 1.35 × 10⁻²। सॉल्व करते हैं इसको, देख, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 4.76 ऐसी रहेगा, 10⁻² भी ऐसी रहेगा, ये इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, 1.35 × 10⁻², ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, इज इक्वल टू I × I स्क्वायर। करेक्ट है, कुछ बचा क्या, देखो 10⁻⁷, ये इधर है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, कितना बच गया बेटा, कुछ नहीं, सॉरी 2 3 = 6, कितना बचा 1, 2 8 = 16, तो कितना आ रहा है देख, 2.38 × 1.35, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 2.38 × 1.35, वैल्यू आएगी आपको 3.213 × 10⁻² बोलो -4, ये -7 ऊपर गया तो +7, +7 -4 +3, +7 -4 कितना आएगा, +3। अब आपको पता ही है स्क्वायर इधर आके क्या बनने वाला है, स्क्वायर रूट। पर स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको एक रूल सिखाया था, 10 के ऊपर जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इवन। ये कैसा पावर है, ऑड। तो इसमें से 10⁻1 को अलग कर लो तो क्या बचेगा, बोलना, 10⁻1 को अलग करोगे तो क्या बचेगा, 10⁻2। तो जो 1 अलग हुआ है उस +1 के से पॉइंट एक नंबर कहाँ आ जाएगा रे, आगे एक नंबर राइट में आ जाएगा ना, तो ये कितना बन जाएगा देख, 32.13। क्या किया रे, समझा, इसमें से 10 अलग कर लिया तो 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक आगे भाग जाएगा, और जो पावर 2 बचा हुआ है एज इट इज। अब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, बोल, स्क्वायर रूट ऑफ 32.13 × 10⁻²। 32.13 का स्क्वायर रूट टेबल से देख लेंगे, और 10⁻² का स्क्वायर रूट क्या आएगा, बोल, 10, है ना। 10⁻² का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। और 32.13 को देख लेंगे 10 से 100 में, वैल्यू बता देता हूं मैं आपको, हाँ, 32 का 1 का 3, तो बेटा 32 का 1 है अपना 5.657, और उसका 3 है 3, तो 5.657 + 3 5.660, यानी 5.66। अब मुझे बताना, ये 10 का पावर 1 है ना,
तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बोल, 56.6 एम्पियर। इसी के आंसर समझ अच्छे से। तो यहाँ पर ये टॉपिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का टॉपिक क्या हो गया, फिनिश। लिखो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने क्या देखा था कि एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, करेक्ट है। अब सेकंड डेरिवेशन में हम लोग क्या करें, वी आर रिप्लेसिंग दिस स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर को रिप्लेस कर दे रहे हैं हम लोग एक सर्कुलर आर्क से। मतलब अब जो वायर वो स्ट्रेट नहीं है, आर्क है, कर्व है। कैसा कर्व है, सर्कुलर कर्व है। और इस सर्कुलर कर्व का जो सेंटर पॉइंट रहेगा ना, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस आर्क की वजह से, वो मेरे को पता करें। तो ये डेरिवेशन भी हम लोग किसकी मदद से करने वाले, बायो-सावर्ट लॉ की। समझा अच्छे से। जितनी बड़ी इसकी डेरिवेशन थी उतनी इसकी नहीं, इसकी सिंपल है। डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी है। पहले डायग्राम समझ के लो, डायग्राम कैसा बन रहा है। तो अपने को अब एक स्ट्रेट वायर की जगह पर उसको रिप्लेस करके सर्कुलर आर्क लेना है। तो समझो ये एक वायर है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क। एक वायर है किसके फॉर्म में, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, आई। अब ये सर्कुलर आर्क है ना, इट मींस एक सर्कल का ही पार्ट है ये छोटा सा, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट, ऐसा मान लेते बेटा, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ओ। तो मुझे बताना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, रेडियस। तो लेट्स से रेडियस इज कैपिटल आर। रेडियस कितना बेटा, कैपिटल आर। और सर्कल में कोई भी आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं ना। किससे दिखाते हैं इसको, थीटा से। तो लेट्स से इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड किया है, कितना एंगल सब्सटेंड किया है, थीटा एंगल सब्सटेंड किया। समझ में आ रहा है। अब अपने को करने का क्या है, इस आर्क में बहने वाले करंट आई की वजह से पॉइंट ओ के ऊपर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का। क्या निकालने का है, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये हैव गॉट राइट हैंड थंब रूल, उसका तो कोई मसला ही नहीं, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड वी विल बी फाइंडिंग आउट यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। सब बोर्ड पर देखेंगे। पहले जो डायग्राम बना है इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं। कंसीडर a circular arc of wire carrying current I। कितना करंट बह रहा है इसमें से, I करंट बह रहा है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द आर्क इज, द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क इज कैपिटल आर and it subtend an angle theta at center O। सेंटर O के ऊपर इसने एक एंगल थीटा सबटेंड किया, करेक्ट है। वेयर मैग्नेटिक फील्ड is to be calculated या फाउंड। तो सेंटर ओ के ऊपर इसने थीटा एंगल सबटेंड किया और इसी सेंटर ओ के ऊपर मेरे को क्या करने का है बोल, मैग्नेटिक फील्ड पता कर। यहाँ तक समझा। अब बायो-सावर्ट लॉ यूज करते हैं। तो याद करो, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ हम लोग कभी भी पूरे वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते। व्हाट वी डू, वी ऑलवेज कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल। तो इस पूरे वायर को एक साथ कंसिडर करने की बजाय यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक, और क्या नाम देंगे इसको, डीएल। क्या नाम देंगे बेटा इसको, डीएल। अब डीएल का डायरेक्शन हम लोग कैसा लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में डीएल होता है। तो करंट ऐसा जा रहा है ना, तो अब यहाँ पे करंट डीएल ऐसा मत दिखाना, करंट ऐसा जा रहा है, वायर में से करंट ऐसा जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोल, टेंजेंट। तो यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन जो रहेगा वो टेंजेंशियल रहेगा। कैसा रहेगा बेटा,
tangent. So the direction of dl will be tangential. So this is dl vector. ये कौन सा वेक्टर है बेटा? dl वेक्टर. इस dl का पॉइंट से डिस्टेंस अभी भी कितना है? r. चाहे पूरी आर्क ले लो चाहे dl ले लो, हर पॉइंट पे डिस्टेंस कितना आने वाला बेटा? r आने वाला, क्योंकि वो रेडियस है, वो चेंज नहीं होगा. तो स्मॉल r की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? कैपिटल r ही आ रहा है. हाँ, ये dl एंगल कितना सब्सटेंड करेगा? थीटा एंगल सब्सटेंड करेगा क्या? dl एंगल कितना सब्सटेंड करेगा बोल? तो इस पॉइंट को सेंटर पे लाके मैच करो, छोटा सा एंगल सब्सटेंड करेगा ना. तो लेट्स से छोटा सा एंगल है डी थीटा. कितना बेटा ये छोटा एंगल? डी थीटा. ठीक है, तो सब बोर्ड पर देखेंगे. कंसीडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl. एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, क्या नाम रखा मैंने उसको? dl नाम रखा. ठीक है ना. सबस्टेंडिंग एंड एंगल डी थीटा. और ये dl कितना एंगल बना रहा है बेटा? डी थीटा एंगल बना रहा है एट सेंटर. कहां पर? सेंटर. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? बायो सावर्ट लॉ इज. तो क्या रहती है बायो सावर्ट लॉ की अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? पहले तो यहाँ डी मत लिखना, क्या लिखेंगे? डीबी लिखेंगे, छोटी मैग्नेटिक फील्ड है ना. क्या रहेगा डीबी बोल? डीबी क्या रहेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. म्यू नॉट बाय 4 पाई. ठीक है, आई करंट यहाँ से आई जा रहा है, डीएल हाँ लेंथ एलिमेंट भी डीएल है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है. सर डी थीटा है? नहीं, ये वाला थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है बोल? किसके किसके बीच का एंगल होता है बोल? डीएल और आर के बीच का. डीएल और आर के बीच का. तो अभी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा. ठीक है ना. हाँ, आर कितना है? डीएल और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है. क्या है बोल? कैपिटल आर. तो ये स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पर क्या है बोल? कैपिटल आर स्क्वायर. स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा बोल? कैपिटल आर स्क्वायर आएगा. किसका भी तो मोबाइल है कंटिन्यू बज रहा है? तेरे ही चेहरे. कौन है? कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, 5वीं 6ठी बार फोन कर रहे हैं. साकिफ करके कुछ लिखो. कौन है? दोस्त है. हाँ, बजने दो. म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. पर यहाँ पर ये जो थीटा है वो ये वाला थीटा नहीं है, प्लीज ध्यान दो. बायो सावर्ट लॉ में जो थीटा आता है वो किसके किसके बीच का एंगल रहता है बोल? डीएल लेंथ एलिमेंट और आर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में. तो ये आर और डीएल के बीच का जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा. तो मैं लिखूंगा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन. अगर आप ये थीटा में और ये थीटा में कंफ्यूज हो रहे तो डू वन थिंग, इस थीटा की जगह पर ले लो फाई. चलेगा, नो इशू, फाई. तो वेयर फाई इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर. ठीक है ना. विच इज फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये फाई 90 डिग्री रहेगा. क्यों रहेगा फाई 90 डिग्री? क्यों रहेगा बताओ? डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री क्यों रहेगा? 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री. किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट बनाते हो तो जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है. ठीक है ना. नॉर्मलिटी ऑफ अ टेंजेंट, ममास की उमूदियत का मसला है. 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने कि किसी भी सर्कल को अगर हम लोग एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर सर्कल के रेडियस को हमेशा कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री. तो भाई ये सर्कल का ही है ना, भले से सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है पर है सर्कल. डीएल कौन है बेटा? टेंजेंट. और आर कौन है बोला? आर कौन है? रेडियस. तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे को कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर. तो आपका जो फाई है वो कितना डिग्री रहेगा बोल? 90 डिग्री. तो साइन फाई कितना हो जाएगा बोल? साइन फाई कितना हो जाएगा? साइन 90 ना बेटा. और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो टेल मी व्हाट इज dB नाउ. टेल मी क्या है फिर dB. देयरफॉर dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू dl बाय आर स्क्वायर. ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई. आप क्या करेंगे? हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है ना. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैसे निकालोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड? B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी. ये छोटी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. अच्छा, इधर हमने वेरिएबल किसको लिया? देख, या तो डी थीटा या तो डीएल.
मैं समझो डी थीटा को मानता हूँ, तो मुझे बताना है डी थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितनी रहेगी। ये मिनिमम कितना आएगा 0 और मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा थीटा 360 मत बोलो, पूरा सर्कल नहीं है आर के, है ना, तो मिनिमम 0 रहेगा और मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा थीटा। हाँ पूरा सर्कल रहता तो वो 360 डिग्री जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिमिट क्या लूंगा मैं 0 डिग्री से बोलो थीटा डिग्री, डीबी की जगह उसकी वैल्यू रख दे, क्या आएगा बोल 0 डिग्री से थीटा डिग्री म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ गया, आई बाय आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया रे डीएल, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया बोल डीएल। अच्छा आर को क्यों बाहर लिया समझा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, रेडियस नहीं चेंज होगा और ना करंट चेंज होगा, तो दोनों बाहर आ गया। हाँ डीएल चेंज हो सकता है तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर, ये लिमिट डीएल की है क्या, लिमिट डीएल की है क्या, लिमिट किसकी है रे डी थीटा की, तो आपको डीएल को रिप्लेस करके उसकी यहाँ पर डी थीटा को लाना पड़ेगा। तो बेटा एकदम सिंपल है, किसी भी सर्कल के लिए अपने पास आर्क के लेंथ का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बोल आर इंटू थीटा। भाई आर्क की जो लेंथ होती है एस वो क्या होती है आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है ना अपने पास, मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, रोटेशनल डायनेमिक्स में भी यूज किए थे, है कि नहीं। तो एस की वैल्यू क्या होती है बोल आर इंटू थीटा। तो यहाँ पर एस आर्क लेंथ कितना है, यहाँ पर आर्क का लेंथ कितना है बोल डीएल, आर्क का लेंथ है डीएल, आर रेडियस कितना है कैपिटल आर, और थीटा इस आर्क ने एंगल कितना बनाया बोल डी थीटा। ऐसा छोटू सा ऐसा एक आर्क बना है ना, इधर लेंथ है उसका डीएल, रेडियस है आर और एंगल है डी थीटा, समझा अच्छी से। तो डीएल की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ बोल, डीएल की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं आर इंटू डी थीटा। तो बी क्या बन जाएगा फिर बोल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, डीएल की जगह पर क्या रहेगा बोल आर इंटू डी थीटा। अब आ गया डी थीटा, अभी भी ये आर कौन है कांस्टेंट है, क्या करेंगे इसको बाहर निकालेंगे, तो क्या बनेगा देख म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाहर आ गया 0 से थीटा, तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब कौन बचा 1। तो बेटा इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, तो 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा थीटा, तो ये r से स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा बोल म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू आई बाय आर इंटू 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा, लिमिट्स को अप्लाई कर दो, इसमें क्या बनेगा देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर अपर लिमिट थीटा लोअर लिमिट 0, है ना, थीटा माइनस 0 हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा फिर फाइनल आंसर बोल म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर थीटा माइनस 0 कितना हो गया बेटा थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला, समझा अच्छे से। इसमें म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई कांस्टेंट, आई आर्क से बहने वाला करंट, आर आर्क का रेडियस, थीटा उस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया। तो मेरे को बताना इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं फॉर अ सर्कुलर लूप, क्या बेटा सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी। तो एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, देखिए ऐसा, इसमें से ऐसा करंट बह रहा है, इस सर्कुलर लूप में से आई करंट बह रहा है, इसके सेंटर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो मेरे को निकालने का, किसके से सर्कुलर लूप की वजह से। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जरा ध्यान से देखना बेटा सब लोग, फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे भाई, ये भले से पूरा सर्कल है तो सर्कुलर आर्क ना, क्या फॉर्मूला है बोल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। बेटा थीटा कितना रहेगा सर्कुलर लूप के लिए बोल 2 पाई, 360 डिग्री रहता है ना, पूरे के पूरे सर्कल के लिए थीटा कितना रहता है 360 डिग्री रहता है, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, तो मैं थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ बोल 2 पाई, तो ये क्या बन जाएगा फिर बता, क्या बनेगा फिर ये b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, थीटा की जगह पर क्या आ गया बेटा 2 पाई, ये देख पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ रही है बोल म्यू नॉट आई बाय 2r। तो एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इतनी बनती है। अच्छा ये लूप में मैंने एक ही टर्न माना है तो ये फॉर्मूला है, n टर्न्स होते तो n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो एक टर्न से इतनी फील्ड बनी, तो n टर्न से कितनी बनती, इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
फॉर n टर्न्स ऑफ लूप, लूप के n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, देख सॉरी n इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन भी पूरी क्या होगी बेटा, फिनिश। ठीक है, आर्क के लिए पूछेगा तो फॉर्मूला यहाँ पर खत्म है, उसको लूप में भी बदलने बोलेगा तो ये भी करना पड़ेगा, और n टर्न्स के लिए बोला तो ये लिखना पड़ेगा। बाकी अभी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल करना, समझा अच्छे से, तो पूरा लिखो फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है ना। वायर है जिसमें दो स्ट्रेट सेक्शन है और एक आर्क है, इधर देख, ये सेक्शन 1 जो है ये स्ट्रेट है, जो सेक्शन 3 है वो स्ट्रेट है, और जो सेक्शन 2 है वो कैसा बेटा, आर्क है ना, दिख रहा है आर्क। ठीक है, आगे देखो क्या बोला उसने, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर O ऑफ द सेमी सर्कल बाय 3 सेक्शन इंडिविजुअली एंड टोटल। तो ये जो आर्क दिख रहा है उसने मुंह खोल के बोल दिया है कि ये आर्क जो है वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल है, ठीक है ना। तो इस सेंटर O के ऊपर इन तीनों सेक्शन की वजह से इंडिविजुअली जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब सेक्शन 1 की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सेक्शन 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, सेक्शन 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तीनों को इंडिविजुअली भी निकालना है और फिर टोटल भी निकालना है। तो भाई अगर इंडिविजुअली निकाल लिए तो टोटल कैसा निकालोगे, ऐड करके। समझ में आ रहा है चीज, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सब बोर्ड पर देखो। आर्क के लिए क्या करना है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था देखे थे ना अभी, तो आर्क के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। बचा ये स्ट्रेट सेक्शन, तो सर सिंपल है ना, स्ट्रेट सेक्शन के लिए भी तो अपने पास फॉर्मूला है, आई है, इधर आर डिस्टेंस है, तो बी होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, करेक्ट है, ये फॉर्मूला है अपने पास, बट यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर। इसमें ये वायर ऐसा नहीं, ये वायर ऐसा रखा हुआ है कि नहीं, तो डिस्टेंस आर ये वाला लोगे क्या, ऐसा नहीं, ऐसा खड़ा वायर रहेगा और उससे आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये फॉर्मूला चलता है। अब ये हॉरिजॉन्टल वायर है और उसी की लाइन में पॉइंट आ गए, तो आप उधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो उधर आप ये नहीं यूज कर सकते। तो स्ट्रेट सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ यूज करेंगे। स्ट्रेट सेक्शन के लिए क्या करेंगे बोल, बायो-सावर्ट लॉ यूज करेंगे। और आर्क के लिए तो अपने पास फॉर्मूला अब भी डिराइव किए थे हमने। बस मेरे को एक बात बताना, ये आर्क कैसा है बेटा, सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, पूरा सर्कल 360 डिग्री बनाता है ना, तो आधा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा बोल, 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई में कितना होता है, रेडियन में पाई होता है ना, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए थीटा रहेगा 180 डिग्री या फिर पाई, समझ में आ रहा है। तो अब एक एक करके तीनों सेक्शन का पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर तीनों को ऐड करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1। तो वायर के फर्स्ट सेक्शन की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर ध्यान से देखना, ऐसा एक वायर है, उसमें से आई करंट जा रहा है और इसी लाइन में आगे यहाँ पर एक पॉइंट है O, इसके ऊपर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जाहिर सी बात है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर वाला फॉर्मूला इधर यूज नहीं कर सकते। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, पूरे वायर को क्या कर देने का, छोटे से डीएल एलिमेंट में कंसिडर करने। तो ये डीएल है, डायरेक्शन देख रहे हो, जो करंट का डायरेक्शन है वही उसका डायरेक्शन। अब इस डीएल और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आर। अच्छा, आर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डीएल से पॉइंट O की तरफ, याद है ना, डीएल से पॉइंट O की तरफ। तो ये डीएल है, ये आर है। तो यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ क्या रहेगा, डीबी का वैल्यू क्या रहेगा बोल, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, डीएल और आर। सी डीएल इज गोइंग लाइक दिस, आर इज गोइंग लाइक दिस, दोनों को देख के बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंस डीएल इज पैरेलल टू आर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0। और अगर थीटा 0 गया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 मींस 0। और अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करके पूरा कितना हो जाएगा, 0, देयरफॉर dB विल बी 0। और अगर dB 0 हो गया तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, 0। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1 विल बी 0। ये आंसर है। इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला था ना, पहले एक एक की निकालो फिर टोटल निकालो। तो ये फर्स्ट सेक्शन की निकाल ली, अभी सेकंड सेक्शन की क्या लिखेंगे देख, मतलब इस सेक्शन की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनने नहीं वाली,
और जाहिर सी बात है वायर ऐसा है, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, वहां बाजू में क्या लेना देना उसको, समझा अच्छे से। अभी सेक्शन 2 की वजह से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जो है बेटा वो सेमी सर्कल है ना, ऐसा आर्क है, यहाँ पर है पॉइंट O, रेडियस कितना रहेगा उसका आर, रेडियस कितना दिया, देख आर दिया ना, एंगल कितना बन रहा है बोल, थीटा, एंगल कितना बेटा पाई, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है पाई रेडियस। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है बोल, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, अब भी देखिए ना फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय, देखो म्यू नॉट बाय 2 पाई, 2 पाई है 4 पाई, चेक करो एक बार, 2 पाई 4 पाई, 4 है 2 है, क्या बोल रहे हो 2 है ना, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। 4 पाई है आई बाय आर इंटू थीटा, लेट्स बस लेट्स पुट ऑल द वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है रे, करें दो ऐसे ही, सॉल्व नहीं करना है ना अपने को, खाली फॉर्मूला बता देना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, ये थीटा कितना दिया रे पाई, देखिए पाई से ये पाई कैंसिल, तो बी कितना आ गया बेटा म्यू नॉट आई बाय 4r। तो ये सेकंड सेक्शन की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई आंसर। अभी थर्ड सेक्शन, ये कितना रहेगा बोल, थर्ड सेक्शन की वजह से भी 0 ही रहने वाला है शायद से, थर्ड सेक्शन फर्स्ट सेक्शन की तरह ही, देखते 0 आ रहा है क्या, सब बोर्ड पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन नंबर 3। तो डायग्राम कैसा है, देख डायग्राम कैसा है, यहाँ पर एक ऐसा वायर है, इसमें से आई करंट जा रहा है, इसी में पीछे यहाँ पर है पॉइंट O जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तो पहले डीएल कंसीडर करेंगे, तो समझो ये अपना डीएल है। अच्छा डीएल का डायरेक्शन देख रहे हो, जो डायरेक्शन में करंट रहता है वही डायरेक्शन में डीएल होता है। अब यहाँ से लेकर के डीएल से लेकर के पॉइंट O तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये कौन रहेगा आर, आर का डायरेक्शन कैसा लेते हो बेटा, डीएल से पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, डीवी का वैल्यू क्या रहेगा बोल, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है बोल, डीएल और आर, इसमें डीएल ऐसा जा रहा है, आर ऐसा जा रहा है, पैरेलल है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, तो एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे सिंस डीएल एंड आर आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, देयरफॉर थीटा कितना रहेगा रे 180, और अगर थीटा 180 आ गया तो साइन थीटा साइन 180 कितना रहेगा बोल 0। तो अगर ये साइन थीटा 0 हो गया तो मल्टीप्लाई होकर पूरा डीबी कितना हो जाएगा 0, और अगर डीबी 0 हो गया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 3 इज ऑल्सो 0। तो तीनों सेक्शन की वजह से इंडिविजुअली निकालने के लिए बोला था, अब क्या निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O, पॉइंट O के ऊपर बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी बोल, B1 प्लस B2 प्लस B3, सबका वैल्यू पुट कर दो, B1 कितना बेटा 0, B2 कितना देख, B2 कितना म्यू नॉट आई बाय बोल, म्यू नॉट आई बाय 4r, और B3 0, तो आंसर कितना आ गया म्यू नॉट आई बाय 4r, दिस इज द लास्ट आंसर। अच्छा इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा बोल, डायरेक्शन कैसा रहेगा भाई, इसका 0 इसका 0 वो छोड़ दो, बचा खाली ये ना। तो इसमें जब डीएल इमेजिन करोगे तो करंट ऐसा जा रहा है, राइट हैंड में पकड़ा करंट ऐसा जा रहा है, पाम देख रहे हो यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ से अंदर, तो पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इज इट वेरी मच क्लियर, उसने शायद वहां पर ना आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर दे दिया, आउट ऑफ नहीं आएगा, इनटू द पॉइंट O पर इनटू आएगा, हाँ ऊपर कहीं पॉइंट रहता तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इज इट वेरी मच क्लियर, समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये सॉल्व हो गया आपका 10.5, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू नंबर 1 में दिया है, देखो एमसीक्यू नंबर 1 पे आओ। अच्छा एमसीक्यू में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीन सॉल्व कर लेते हैं ना, खाली पहला और दूसरा एमसीक्यू बचा है। तो पहला एमसीक्यू देख, सेम डायग्राम आपको मिल जाएगा, अ कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट 2 स्ट्रेट एंड of length L and each a semicircle with radius R, it carries a current I, what is the magnetic field B at point P। खाली O को क्या बोल दिया उसने, P बोल दिया, सेम डायग्राम है,
सेम क्वेश्चन है, ओ के ऊपर बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला है। तो बेटा जो स्ट्रेट वायर है सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में, उसके से मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी और सेमी सर्कल के से कितनी रहेगी बोल, म्यू नॉट आई बाय 4r। तो आंसर क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4r। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो यही आपका, यही सेम आपका एमसीक्यू नंबर 1 भी है, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। समझा रहे, तो सेम क्वेश्चन है तो अलग से करने की जरूरत नहीं, यही आंसर है उसका, हो गया फिनिश। चलो वापस से पीछे और कोई एग्जांपल है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 10.15 हो गया अपना ना, 10.5 हो गया। अच्छा ना, आगे एक टॉपिक है डेरिवेशन, लेकिन वो डेरिवेशन छोड़ो, 245 पे 10.6 देखो, एग्जाम्पल 10.6, एग्जाम्पल 10.6 देख रहे हो बेटा, क्या बोला देख एग्जाम्पल 10.6 में, कंसीडर अ क्लोजली वाउंड 1000 टर्न्स कॉइल। एक कॉइल है सर्कुलर कॉइल, क्या बेटा, सर्कुलर कॉइल, उसमें नंबर ऑफ टर्न दिया है, कितना है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न को हम लोग एन से दिखाते हैं, कितना एन दिया है देख, 1000 टर्न्स। आगे देख क्या बोला उसने, हैविंग रेडियस ऑफ 1 मीटर, रेडियस दिया है कॉइल का, रेडियस दिया है, कॉइल का रेडियस दिया है आर, कितना दिया है बोल, 1 मीटर। आगे बढ़ बेटा, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल, तो इस कॉइल से जो करंट बह रहा है आई, उस आई का वैल्यू कितना दिया है बेटा उसने, आई का वैल्यू कितना दिया बोल, 10 एम्पियर। और नेक्स्ट क्या बोला देख, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पर ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपने को निकालने का, सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करने का है। समझ आ रहा अच्छे से, कभी फॉर्मूला देखे थे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स वाला फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला देखे थे ना, क्या आता है बोल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r, एन टर्न्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दे, सबका वैल्यूज पुट कर दे बेटा। n कितना दिया है बोल, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है रे, 1000, म्यू नॉट कितना होता है बोल, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई करंट कितना दिया बेटा, 10 एम्पियर, 2 इंटू रेडियस, हाउ मच इज द रेडियस, 1 मीटर। कितना सिंपल है देखिए, 2 से 4 करके कितना हो गया बेटा, 2, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, 10⁻⁻⁷, ये 10 का पावर 1 है मतलब +1, और ये 3 0 मतलब +3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बी विल बी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया 6.28 इंटू 10⁻, +3 +1 +4, -7 +4 -3 टेस्ला। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10.6। अभी आएंगे एक्सरसाइज पर। तो देखो एमसीक्यू में खाली एक क्वेश्चन बचा है, दूसरा वाला एमसीक्यू में सिर्फ दूसरा क्वेश्चन बचा है। पेज नंबर 249 पे सारे ही क्वेश्चन हमने कर लिए, खाली एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10, तो वो करते हैं। पेज नंबर 246 क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ऐसा सर्कुलर लूप है जिसमें से क्या बह रहा है बेटा, करंट आई, ये उसका रेडियस है समझ आर, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो पढ़ो क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 12.3 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है मेरे को कितना 12.3 सेंटीमीटर, सेंटी हटेगा तो n⁻²। अब देख मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 12.3 सेंटीमीटर इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। तो यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे दिया है, बी कितना दे दिया बोल 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। आगे देख क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, क्या निकालने का है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट याद है किससे दिखा रहे थे हम लोग, इसको म्यू से पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर में, इसी चैप्टर में पढ़ा। मैग्नेटिक मोमेंट को किससे दिखाते हैं हम लोग, म्यू से। तो म्यू निकालने का अपने को, तो पहले तो मेरे को एक बात बताना, सेंटर ऑफ लूप का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यही अभी देखे थे ना, सिंस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप
सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, क्या फॉर्मूला रहता है बोल, B इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोला है ना, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है क्या, तो n लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लेंगे म्यू नॉट आई बाय 2r। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, r दिया हुआ है, I निकालने का है क्या, नहीं, क्या निकालने का है म्यू। अब इधर कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा कि I की जगह पर म्यू आ जाए। तो जरा ध्यान से देख मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर देखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू, सब ध्यान से देखना, मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पाई आर स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करो बोल, पाई आर स्क्वायर। अब इससे क्या होगा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बोल, एरिया। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है ना। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बोल, एरिया लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा देख, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू ऊपर वाले पाई आर स्क्वायर को एरिया लिख दे, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऐसे रहने दे। अब ये क्या बनेगा देख, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू पाई, 2 पाई म्यू नॉट बाय पाई, म्यू नॉट बाय 2 इंटू पाई 2 पाई, ये r इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बोल, r क्यूब। ये I और A को एक साथ ले ले, I इंटू ए। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, मैग्नेटिक मोमेंट होता है IA, करंट इंटू एरिया, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा N तो NIA होता है, याद है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका प्रीवियस लेक्चर में। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा बोल, I इंटू ए। तो ये IA की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, म्यू आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा फिर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय, बोलो म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू IA की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा म्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब सबका वैल्यू है, पुट कर दो म्यू आ जाएगा, है कि नहीं। पुट द वैल्यू, B कितना दिया बेटा 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 पाई, म्यू निकालना है, R रेडियस कितना दिया है 12.3 इंटू 10⁻2 का पावर 3। तो ध्यान से देखो, ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना बच गया बेटा 2, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू 10⁻7 इधर आ जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻7 इधर आ गया, वहां पे ऊपर है, यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा, और ये इधर नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर आएगा। इसका क्यूब लेकर लिखो यहाँ पर, 12.3 का क्यूब क्या लिखेंगे, 12.3 का क्यूब इंटू 10⁻2 का क्यूब, -2 इंटू 3 कितना है -6, तो यहाँ आ जाएगा -6। बचा क्या, अभी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो आपको ये और ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो लॉग नहीं भी लिए तो भी चलेगा। ये 2 से 6.4 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 2 4, 12.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगा उसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, 12.3 इंटू 12.3 इंटू 12.3 इंटू 3.2, इसकी वैल्यू आएगी बेटा आपको, इसकी वैल्यू आएगी 5954.7 इंटू 10⁻6 कितना हो रहा है -12, -7 ऊपर गया तो +7, -12 + 7 कितना हुआ -5। अब आपको चाहिए तो ये पॉइंट को 3 नंबर पीछे ले ले, क्या हो जाएगा बोल 5.95, चलेगा ना। 3 नंबर पीछे लिया मतलब +3, पॉजिटिव पावर ना पीछे, +3, वो +3 और ये -5 कितना हो जाएगा -2। अभी जो म्यू है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, इसका यूनिट क्या रहता है, फॉर्मूला क्या है देख म्यू का, I इंटू ए। आई बोले तो करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, ए बोले तो एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू आ रही है बेटा 5.95 इंटू 10⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सबको एकदम अच्छे से समझा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आपका पेज नंबर 249 पे जितने क्वेश्चन है सब हो गए, 249 पे जितने क्वेश्चन है सब हो गए, एक भी नहीं बचा है, ठीक है। पेज नंबर 249 पे जितने क्वेश्चन है सारे हो गए, एमसीक्यू भी सब खत्म हो गया, खाली एक एमसीक्यू बचा है दूसरा, यानी इस पूरे पेज पे खाली सेकंड एमसीक्यू बचा है, बाकी सब हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर आओ, उसमें देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12, सब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टन्स। एक सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टन कितना दिया है 100, तो ये n कितना दिया देख 100,
ये एंड इधर ध्यान दिया, ये एंड कितना दिया है 100, एक सर्कुलर कॉइल है, उसका नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है 100। आगे बढ़, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस आर कितना दिया बेटा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 8 इंटू 10⁻², करेक्ट है। आगे बढ़, इफ अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर पासेस, करंट कितना दिया बोल 0.40 एम्पियर, उसको आप 4 इंटू 10⁻1 भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ टर्न दिया है, आर दिया है और आई दिया है। पूछा क्या है देख, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, मतलब बी निकालना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, खाली क्या चेंज किया है, डेटा चेंज किया है। नंबर ऑफ टर्न को 100 बोल दिया है, आर को 6 सेंटीमीटर बोले ना, कितना बोले 8 सेंटीमीटर बोले, 8 इंटू 10⁻² हो जाएगा वो, और आई को लेना है 0.4 यानी कि 4 इंटू 10⁻1 और बी निकालना है। सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, पुट करके सॉल्व करना। कर लेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोग अभी खुद से करोगे, ठीक है ना। तो सेम एज एग्जाम्पल नंबर कहाँ कह रहे 10.6, पहला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे और देखोगे वो आंसर आ रहा है या नहीं। 3.14 इंटू 10⁻4 और 3.14 पाई की वैल्यू है, मतलब इधर सब कैंसिल होकर लास्ट में खाली पाई बचना चाहिए। तो देखो आ रहा है कि नहीं, ट्राई करके देखो, ठीक है ना। नहीं आया तो मेरे को बताना, मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हो, क्वेश्चन नंबर 12 टिक करो उसको, हो गया क्वेश्चन नंबर 12 डन। अभी सीधा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यू हैव बीन गिवन अ फिगर, वो फिगर जल्दी से मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ऐसा एक स्ट्रेट वायर है और फिर वो स्ट्रेट वायर के बाद ऐसा एक सर्कुलर आर्क है करंट का, वायर का। इस स्ट्रेट वायर से करंट पास हो रहा है और फिर यही करंट इस सर्कुलर आर्क से भी पास हो रहा है, ठीक है। करंट को उसने क्या दिखाया बेटा आई, करंट को उसने क्या दिखाया बोल आई। ये जो वायर का सर्कुलर पार्ट है इसको उसने बोला है सेक्शन नंबर 1 और ये जो स्ट्रेट पार्ट है इसको उसने बोला है सेक्शन नंबर 2। फिर बीच में एक सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को क्या नाम दिया उसने P, और आपको एंगल्स दिया हुआ है। ये P जो है इस स्ट्रेट वायर के एंड पॉइंट से जो एंगल बना रहे हो कितना डिग्री है 90 डिग्री। ये वाला सिंबल मतलब कितना डिग्री है 90 डिग्री, और बचा कुचा ये वाला जो एंगल है वो कितना है बोल 270 डिग्री। कितना बेटा बोल 270 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द फिगर। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। अच्छा रेडियस भी दिया, रेडियस कितना दिया बेटा r, तो ये भी r रहेगा और ये भी कितना रहेगा बोल r, सही है। अब देखते हैं मेन क्वेश्चन क्या है। अ वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है अपने पास एक वायर का लूप है, ठीक है ना। कैरीज अ करंट, कितना करंट पास हो रहा है उससे आई करंट पास हो रहा है, पूरे लूप में से आई करंट पास हो रहा है। आगे देखो, obtain the magnitude and direction of magnetic field at point B, point B के point P के ऊपर ये वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। और वो जो गिवन दिया है ना वो क्यों दिया है मेरे को खुद भी नहीं मालूम, वो गिवन क्यों दिया मेरे को खुद भी नहीं मालूम, डायरेक्ट आंसर करते। ओल्ड टेक्स्ट बुक में दिया क्या गिवन, ओल्ड टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, न्यू टेक्स्ट बुक में पता नहीं कुछ ने क्या बी करके गिवन दे दिया, उसको हटा दो, सीधा अपन इसको सॉल्व कर दें। अब ये देख एकदम सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से बनेगी, सेक्शन 1 की वजह से भी बनेगी और सेक्शन 2 की भी वजह से बनेगी, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो और क्या कर दो टोटल कर दो, तो अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगा, कुछ भी करने से पहले डायरेक्शन ही निकाल, डायरेक्शन के लिए अपने पास कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। इधर एक ये स्ट्रेट वायर है, राइट हैंड में पकड़ा, ये मेरा थंब करंट के डायरेक्शन में, फिंगर देख कहां जा रही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये वायर का कर्व वाला पार्ट है आर्क, इसमें इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, करंट ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो टेंजेंट ऐसा लिया, फिंगर्स का लो के अंदर ही जा रही है ना, मतलब चाहे ये सेक्शन हो चाहे ये सेक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही बेटा, कहां जा रही बोल, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो डायरेक्शन तो मिल ही गया, खाली क्या निकालना अपने को मैग्नीट्यूड। तो इधर ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1 की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। सेक्शन 1 अपने को क्या दिख रहा है, आर्क दिख रहा है ना बेटा, सेक्शन 1 क्या है बोल, आर्क है, ठीक है। इस आर्क के सेंटर पर, कहां पर बेटा, सेंटर पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रेडियस कितना दिया है बेटा r, और जो एंगल होता है थीटा, ये कितना दिया है बोल 270 डिग्री। तो मेरे को थीटा कितना दिया है, थीटा कितना दिया है 270 डिग्री, पर ये डिग्री में चलेगा नहीं, क्योंकि आर्क के फॉर्मूला होता है, आर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, μ0/4πi/r थीटा। इधर एंगल अक्खा मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर्स के साथ, तो एंगल्स को जब भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में रहना चाहिए, रेडियन। तो इसको डिग्री से रेडियन में बदलो, 270 से रेडियन में कितना आएगा बोल
3π/2 आप सबको पता है, 270 रेडियन में कितना होता है 3π/2, ठीक है ना। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई। नाउ आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अब भी देखिए μ0/4π I/r इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू पुट कर दो इधर, μ0/4π I/r, थीटा, थीटा कितना है बेटा 3π/2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख ये पाई से पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा, नहीं, तो बाकी सबको ऐसे ही रहने दो, बाकी सबको ऐसे ही रहने दो। B इज इक्वल टू μ0/4 3I/2r, करेक्ट है। ये हो गया सेक्शन 1 की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, μ0/4 3I/2r, करेक्ट है। अभी किसकी बारी बेटा, सेक्शन नंबर 2, यहां लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 क्या है, देख सेक्शन 2 क्या है बेटा, एक स्ट्रेट वायर है। सेक्शन 2 क्या है बोल, स्ट्रेट वायर। तो ऐसा एक स्ट्रेट वायर है, इससे पॉइंट P के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो अपने को निकालने है। तो बेटा स्ट्रेट वायर से पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके लिए आपको डिस्टेंस लगेगा ना। इस डिस्टेंस को वैसे तो हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं, पर इधर कैपिटल R मत लेना, क्योंकि इधर कैपिटल R किसको लिया गया है, रेडियस को, तो कुछ और दिखा लो, समझो डिस्टेंस x है, लेट्स से कितना है वो डिस्टेंस x। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, देख स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, μ0I/2πr, 2πr, ये r क्या होता है, डिस्टेंस ना, इधर डिस्टेंस को हमने क्या लिया बेटा x, तो ये 2π क्या हो जाएगा बोल x, करेक्ट है। अब अपने को ये x निकालना पड़ेगा, तो ये x कैसा पता करेंगे, सब लोग बोर्ड पर देख, एकदम सिंपल ज्योमेट्री। यहाँ पर ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, हाँ या ना, ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज योर पॉइंट P, ये वाला वैल्यू है r, ये वाला वैल्यू है r, लेट अस नेम ऑल द पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ AB। ये ट्रायंगल कौन से टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी और राइट एंगल भी है, ये 90 डिग्री भी है ना रे, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। तो आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी छोड़ दो, राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। जब भी हाइपोटेन्यूस के ऊपर, ध्यान से सुना, जब भी हाइपोटेन्यूस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है ना, तो ये परपेंडिकुलर उस हाइपोटेन्यूस का बाइसेक्टर भी होता है। मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस थ्योरम, वित्र के वस्तानीय का मसला, जो ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने, 9th स्टैंडर्ड में आपको आई गेस ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में, उसमें आपने थ्योरम पढ़ा कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर अपन परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं ना, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये हाइपोटेनियस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इधर ध्यान से देख, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनियस कौन है बेटा, 90 के सामने हाइपोटेनियस कौन है, AB है ना। तो जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो इस AB को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को मैंने क्या माना है, देख x, उसी को क्या मान लिया बेटा हमने, x मान लिया, करेक्ट है। तो ये जो बाइसेक्टर का, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर है इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, ठीक है। नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ा दिया, आई एम सॉरी। इधर ध्यान से देख, आइसोसेलेस ट्रायंगल था ये, R आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी जो दोनों सेम साइड है, उसकी जो दोनों सेम साइड है, वहां से आपने तीसरी वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बाइसेक्टर भी रहेगा, वो और क्या रहेगा बोल, बाइसेक्टर भी रहेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है बोल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका बाइसेक्टर भी रहेगा। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो कुछ ऐसा है कि अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर एक मीडियन बनाया, मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन किसको बोलते हैं, जो आगे जाकर के मिड पॉइंट को टच करे, यानी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो जो मीडियन रहता है ना, मीडियन, इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू का आधा होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू का क्या होता है बोल, आधा। लाइक अगर ये 10 सेंटीमीटर रहेगा तो ये कितना रहेगा 5, ये 20 सेंटीमीटर रहेगा तो ये कितना रहेगा 10। ये है थ्योरम मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं इसको, मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस। तो पहले बताइए मीडियन है या नहीं, बिल्कुल है भाई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मतलब ये मीडियन है ना। अब किसका मीडियन है, हाइपोटेनियस का। किसका मीडियन है बोलिए, हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको नाम दे दूं लेट्स से पॉइंट C, तो सिंस PC इज द मीडियन ऑफ, बोला मीडियन ऑफ पॉइंट C,
पीसी क्या बेटा, सॉरी मीडियन ऑफ ए बी, हाइपोटेनियस, मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस का मीडियन अपने पास है तो हाइपोटेनियस के मीडियन की वैल्यू क्या रहती है बोल, हाइपोटेनियस के मीडियन की वैल्यू क्या रहती है, हाइपोटेनियस की वैल्यू का आधा। तो पीसी क्या रहेगा बेटा बोल, पीसी क्या रहेगा बोल, ए बी बाय 2। और ए बी पता है क्या आपको, ए बी मालूम है क्या, नहीं ना, तो पहले आपको ए बी ही निकालना पड़ेगा, फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड ए बी। तो अभी ए बी निकालते, एकदम सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये ए बी का स्क्वायर क्या रहेगा बोल, ए बी का स्क्वायर क्या रहेगा, ए पी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आएगा बोल, 2r स्क्वायर, स्क्वायर को उधर लेके जा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, 2 का रूट रूट 2, 2 के रूट को रूट 2 रहने दे, और आर स्क्वायर का रूट आर, तो ए बी कितना आ गया रे, ए बी कितना आ गया बोल, रूट 2r। अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि यहाँ पर जो पीसी रहने वाला है, पीसी उसका वैल्यू क्या रहने वाला है बोल, ए बी बाय 2, ए बी आया रूट 2r बाय 2, ए बी आया रूट 2r और अपॉन का 2 एज इट इज, करेक्ट है। व्हाट इज दिस पीसी, ये पीसी को हमने क्या बोले बेटा x, तो पीसी के यहाँ पर क्या आएगा बोल x, ये रूट 2r को ऐसे रहने दे, ये जो नीचे 2 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा 2 आएगा, तो एक रूट 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो बता फिर x की वैल्यू क्या आ रही है, r बाय रूट 2, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, 14 तो देख मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है बेटा, म्यू नॉट आई बाय, ये सेकंड सेक्शन के ऐसे तो इसको v2 लिखते हैं, तो v2 कितना आ रहा है देख, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, x की यहाँ पर क्या आएगा बोल, r बाय रूट 2, x की यहाँ पर क्या है बेटा r बाय रूट 2, इसको ऊपर लेके जा क्या बनेगा बोल, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये ऊपर गया तो रूट 2 बाय r, रूट 2 बाय r। अब आप सबको पता है इन दोनों को आखिर में अपने को ऐड ही करना है, इधर म्यू नॉट के साथ क्या था देख 4 था, इधर म्यू नॉट के साथ क्या था बेटा 4, इधर म्यू नॉट के नीचे क्या है 2, तो ये 2 को 4 कैसा करोगे, 2 को 4 कैसा करोगे बोल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बताइए क्या बनेगा फिर, b2 इज इक्वल टू, जल्दी बोल क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ठीक है, म्यू नॉट बाय 2 इंटू 4 आई बाय आर, तो कितना हो जाए देखिए, कितना हो जाए देखिए 2 रूट 2 आई बाय आर इंटू पाई, यानी पाई आर, 2 रूट 2 आई बाय पाई आर, तो ये मेरे को मिल गया b2। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है देख, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट कौन सा पॉइंट, पॉइंट P, एट पॉइंट P क्या रहेगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोल, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, तो B इज इक्वल टू B1, हाउ मच इज B1, म्यू नॉट बाय 4 3i बाय 2r प्लस B2 कितना बेटा, म्यू नॉट बाय 4 बोलो 2 रूट 2 आई बाय पाया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोल, म्यू नॉट बाय 4 कॉमन आ गया, म्यू नॉट बाय 4 कॉमन आ गया, और आई बाय आर भी क्या आ रहा है बोल कॉमन, आई बाय आर भी क्या गया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा क्या फिर, यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर कॉमन गया, कौन बचा 3 बाय 2 प्लस यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर कॉमन गया, कौन बचा रे 2 रूट 2 बाय पाई। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। डायरेक्शन भी पूछा था ना, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है बोल, क्या थी डायरेक्शन, क्रॉस मतलब गोइंग इनटू द, ये तो पहले निकाले ना, तो डायरेक्शन क्या रहेगी बोल, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर इस टॉपिक के भी सारे न्यूमेरिकल क्या हो गए बेटा फिनिश, स्टार्ट राइटिंग, चलो लिखो फटाफट, और ये वाला क्वेश्चन करो खुद से 12।